करना है उनका हाई सपोर्ट, जैसे सीवियर और प्रोफाउंड लेवल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए है, ठीक है। ये ओवरऑल है, हम किसी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, उन डिसेबिलिटीज के लिए क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ ओवरऑल हम इन चीजों को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही ओवरव्यू के साथ छोटे से नोट्स है, थोड़े से नोट्स है, उसके बाद जो हम एमसीक्यूज पे चलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि इस पूरा जो है थ्योरेटिकल है, कुछ भी यहाँ प्रैक्टिकल चीजें सॉरी थ्योरेटिकल भी है और एप्लीकेशन बेस्ड भी है, फैक्ट वाली चीज नहीं है कि ये आपको याद करनी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा या सही आंसर क्या हो सकता है वो चूज करके बताना है, ठीक है, वो टिक करना है आपको बस। ऐसा नहीं है कि इसका ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर भी होगा और आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस चीज को समझना है कि जिनको अधिक सहायता की जरूरत है उन बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए, उनका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि उच्च समर्थन आवश्यकताओं का अर्थ क्या है, किनको चाहिए होती है वो चीजें, कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें दैनिक जीवन में संचार, चलना फिरना, स्वास्थ्य और व्यवहार में अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो चाहे एडीएचडी है, एएसडी है, आईटी है, वीआई है, एचआई है, लेकिन वो इस लेवल पर है कि उन्हें हर चीज में सहायता की आवश्यकता है। देखो जो एचआई और वीआई के बच्चे, उनकी हम ट्रेनिंग करवा देते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हो जाता है, तो वो अपना रूटीन का वर्क करने के लिए तो सेटल हो जाते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उच्च समर्थन आवश्यकताओं की बात आती है ना, ये उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है जो कि बौद्धिक अक्षमता और श्रवण बाधिता, सॉरी बौद्धिक अक्षमता और ऑटिज्म, स्वलीनता और एडीएचडी जो होता है, हाइपर एक्टिविटी है, उनमें वो भी सीवियर केसेस का, जैसे हम नॉर्मल एक आम भाषा में लोग कह देते हैं ना कि वो तो पूरा ही पागल है, वो तो बस पड़ा रहता है, बेड में रहता है, ये रहता है, तो उस लेवल का जिसको कि डेली के रूटीन के जो भी खाना पीना, नहाना, उठना बैठना, सब चीजों के लिए सहायता की जरूरत है, उन बच्चों की यहाँ पे बात की या उन व्यक्तियों की बात की है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको दैनिक जीवन में हर तरह की कामों के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है, सहायता चाहिए, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इनके लिए देखो बहुविषयक टीम वर्क करती है। बहुविषयक टीम में कौन होते हैं, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि टीचर रहेगा, थेरेपिस्ट रहेगा, उसमें डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, समाज सेवी, परिवार, सब लोग शामिल होते हैं उस टीम में। शिक्षक में दोनों तरह के शिक्षक आ जाएंगे, विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक। थेरेपिस्ट में भी स्पीच थेरेपिस्ट हो गया और फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हो गया। डॉक्टर में जो मेडिसिन दे रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, वो डॉक्टर हमें पता ही है। मनोवैज्ञानिक में साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट दो होते हैं। देखो एक तो ना यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिस्ट मेंशन है, पर साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है इन केस। साइकेट्रिस्ट कब होगा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में दो डिफरेंस होते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक मेडिसिन देता है, एक मेडिसिन नहीं देता, सिर्फ काउंसलिंग करता है, ठीक है। समाज सेवी जो भी है, जो डिसेबिलिटी या अक्षमता, दिव्यांगता, विकलांगता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, भले ही उनका खुद का बच्चा नहीं है, वो टीचर भी नहीं है, कुछ नहीं, वो सिर्फ इस एरिया में काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस की तरह कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस तरह से वो लोग जो है, उस बच्चे का, उस व्यक्ति का परिवार है, वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वय की क्या भूमिका होती है, सभी विशेषज्ञों का समन्वय करता है। एक कोऑर्डिनेटर होता है, क्योंकि अब देखो पेरेंट्स जाके, जो फैमिली है, मान लो माता पिता है, माता पिता जाके टीचर से मिल रहे हैं, माता पिता जाके डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, ये इसी तरह माता पिता तो सबसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बाकी है, डॉक्टर टीचर से मिलता है, टीचर डॉक्टर से मिलता है, तो वो चीजें कौन करेगा, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो सब चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, सब जगह से रिपोर्ट्स लेना, फीडबैक देना, वो चीजें कोऑर्डिनेट करता है उनके बीच में, और उनकी बैठक भी आयोजित करता है, एक कॉमन मीटिंग जो हम कह सकते हैं वो आयोजित करता है, और योजना का सही पालन सुनिश्चित करता है। जैसे हम भी, अगर एजुकेटर है, चाहे कोई थेरेपिस्ट है, वो जो चीजें करवाता है उसे स्कूल में, क्लिनिक में, जहां भी, तो वो क्या करते हैं, वो ना एक लिस्ट देता है कि बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, उस वर्तमान स्तर के बाद जो हम करंटली अभी वर्तमान में जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, वो लिस्ट भी देता है कि अब उसे ये आता है, इस पे हम काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम इस पे काम करेंगे, ठीक है।
तो उसमें ना एक चीज मेंशन करके देता है कि जो चीज उसे आ चुकी है, जो उसे आती है, जो वो कर चुका है, वो चीजें पेरेंट्स ने भी घर में फॉलो करवानी है। तो वो पेरेंट्स को तो पता है, लेकिन एक चीज होती है ना, जैसे हम एक गेम करवाते छोटे बच्चों को कि आपको एक मैसेज पास करना है, वो मैसेज इससे होके यहाँ तक जब जाता है एंड में कुछ और ही पहुंचता है। तो सेम चीजें, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपको आप इस फील्ड से हो तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। सेम चीज अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी और पेरेंट्स आगे किसी को कन्वे करेंगे तो वो उस वे में नहीं कर पाएंगे जैसा कि मैं समझाना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी। ठीक है, पेरेंट्स उतना अच्छे से समझ जाएंगे कि पेरेंट्स को घर पे क्या करना है, क्योंकि हम वो उस लेवल पे बता रहे हैं। लेकिन किसी अलग जो प्रोफेशनल लोग है ना, उन्हें तो प्रॉपर एक असेसमेंट चाहिए ना, एक आंकलन रिपोर्ट चाहिए कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता। अब उसे डॉक्टर को जाके ये बताने का तो कोई फायदा नहीं है कि एबीसीडी तो लिख लेता है बड़े वाली, पर छोटे वाली भी नहीं लिख पाता। उसको तो ये बताना पड़ेगा ना डॉक्टर को कि ये चीजें भूल जाता है, करता है, आती है चीजें, लेकिन अटेंशन नहीं दे पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एकदम से भूल जाता है, ध्यान केंद्रित बार बार करवाना पड़ता है तब देता है। तो वो जो टर्म्स है वो बतानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं कह सकते कि एबीसीडी लिखता है लेकिन लिखते लिखते ना रुक जाता है, फिर दोबारा याद दिलाना पड़ता है तब लिखता है, उससे डॉक्टर क्या समझेगा। तो वो चीजें हैं कि एक जो अपना थेरेपिस्ट है ना पर्टिकुलर एरिया का, वो अपने एरिया को अच्छे से दूसरे को बता सकता है। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, सबकी बैठक आयोजित होना, ताकि उनके बीच में तालमेल हो सके, समन्वय हो सके कि हम क्या चीज करवा रहे हैं और आप क्या चीज करवा रहे हो। जो आप करवा रहे हो वो हम फॉलो करेंगे, इंश्योर करें कि हाँ बच्चा ये सीख रहा है तो इस चीज को बच्चा फॉलो हमारे के पास भी करे, सिर्फ वहां नहीं करे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर का रोल होता है। फिर हम बात करते हैं असेसमेंट की, आंकलन की। ठीक है, कि ये जो है आंकलन, यहाँ पे ना असेसमेंट दो तरह से, एक डायग्नोस्टिक भी समझ सकते हो आप, डायग्नोस भी हम कह सकते हैं, असेसमेंट कह सकते हैं, मूल्यांकन, तीनों ही चीजें आप एक तरह से समझ लो। क्योंकि ओवरऑल क्या है कि चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, कार्यात्मक और व्यवहारिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। बच्चे का असेसमेंट यानी बच्चे का जो एक पहचान करेंगे हम कि किस लेवल की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या चीज है, क्या बच्चे का ट्रिगर पॉइंट है, किस चीज से बच्चा जो है ये बिहेवियर करता है और क्यों ये चीजें हो रही है। उस सबको समझने के लिए सिर्फ एक चीज हमें नहीं चाहिए, उसके लिए ना काफी सारी चीजें चाहिए। और वो कैसे हो पाएगा, वो एक तो जो है डॉक्टर, कि डॉक्टर मेडिकल टेस्ट वगैरह करेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर जो काउंसलर होता है, वो काउंसलर क्या करेगा, बच्चे के थॉट्स को निकालेगा। थॉट्स को हम बच्चे की कैसे निकालते हैं, जैसे ना हम बच्चे को दे देते हैं कि तुम्हें अच्छा कब लगता है, तुम्हें बुरा कब लगता है। एक बच्चा है जिसका बिहेवियर इशू आया कि ना रोता रहता है या चिल्लाता रहता है, हम बच्चे से ना पूछते हैं तुम्हें कब अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, तो बच्चा कुछ चीजें बताएगा, जहां से ना उन चीजों को इंटरप्रेट करके, उन चीजों का विश्लेषण करके, उसके बच्चे के द्वारा दिए गए जो जवाब होते हैं, या उसने कुछ ड्राइंग किया, कलर किया, उन पिक्चर्स को कलेक्ट करके, उन सब चीजों का विश्लेषण करके हम एक फीडबैक, एक निर्णय पर आते हैं कि बच्चे का जो लेवल, मेंटल लेवल है, उसका जो थॉट प्रोसेस, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो किस तरह की है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके कार्यात्मक यानी फंक्शनल एबिलिटी, क्या चीजें हैं, वो कैसे कर रहा है, क्या चीजें वो करता है, क्या नहीं करता, क्या चीजें कब करता है। ठीक है, फिर आती है व्यवहारिक मूल्यांकन कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। कार्यात्मक में ना दो चीजें आ जाती है, देखो व्यवहार और कार्यात्मक अलग से अब मैं अपने नीड्स को कैसे बताती हूँ, वो भी फंक्शनल में आएगा कि मुझे प्यास लगी है जब, तो क्या मैं प्यास के लिए बता पा रही हूँ। जैसे एक बच्ची है, उसे थाली में जितना दे दिया गया वो उतना खा लेती है, उसे नहीं पता मुझे कम खाना है, भूख ज्यादा है कम है। अगर आपने उसको एक बाउल दे दिया, एक कटोरी दे दिया, वो एक कटोरी खा के खड़ी हो जाएगी। आपने उसको प्लेट में 2 से 3 कटोरी भी दे दिया, वो 3 कटोरी भी खा लेगी, वो खाती ही जाएगी। उसको ये नहीं पता कि पेट बहुत भर रहा है, फट रहा है, वो बस खाती जाएगी। उसे लगता है कि थाली में जितना है खा के खड़े होना है, वो खाना होता है। तो वो उसकी फंक्शनल एबिलिटी को कम दिखाता है। फंक्शन में सिर्फ ये नहीं है कि कोई काम करना है, चलना फिरना, सिर्फ वो नहीं है, सारी चीजें ऐड हो जाती है जो हम एडीएल में करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यवहार, व्यवहारिक में वो नॉर्मल चीजें आएंगी जो कि सामाजिक रूप से क्या उचित है, अनुचित है, वो चीजें जो बच्चा एक्शन कर रहा है,
क्रिया जो कर रहा है ना बच्चा, वो एक्शन उसका आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा सा, चलिए लास्ट में करवाती हूँ एक बार, मैं ये आगे कवर करवाऊंगी, एक पॉइंट मेरे ध्यान में आया तो वो भी करवाते हैं। फिर आईईपी की बात आती है। अब देखो आईईपी में क्या किया जाता है, लक्ष्यों, समर्थन आवश्यकताओं, शिक्षण विधियों, थेरेपी और टीम की भूमिकाओं को निर्धारित। आईईपी में बच्चे की जो व्यक्तिगत सहायता योजना बनाया जाएगा इसमें, अच्छा इसमें दे दिया, एजुकेशन वाला था, सहायता वाला सही है। इसमें ना सपोर्ट प्लान बनाते हैं बच्चे का हम। आईईपी एक अलग चीज हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल प्लान की हम बात कर रहे हैं, और एजुकेशनल के साथ बाकी चीजें एसोसिएट होती है कि चीजें ले सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे बच्चे का सपोर्ट प्लान बनाया जाता है कि क्या क्या सपोर्ट बच्चे की जरूरत है वो चीज, और आईईपी होगी जो एजुकेशनल प्रोग्राम को करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जब सारी टीम को बना के हमने एक बनाया तो उसके लक्ष्य रखे जाएंगे कि एक तो क्या सिखाया जाना है, फिर क्या क्या समर्थन की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ इसको सपोर्ट की जरूरत है, फिर इसके लिए शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, और थेरेपी क्या दी जानी चाहिए, टीम जो है अलग अलग जो मेंबर हमने पढ़े इसकी क्या भूमिका रहने वाली है, ठीक है। सर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक म्यूट कीजिए प्लीज, किसका माइक ऑन है? दीपक जी बहुत कई लोगों को होस्ट बनाया है। दीपक जी, दीपक उपाध्याय जी, चलिए आपको ब्लॉक कर देते हैं। विवेक जी आपका पंखा देख के हम क्या करेंगे, किस कंपनी का लगवाए हैं? विवेक पाठक जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट, के परिवार की भागीदारी बहुत जरूरी है। जितेंद्र चौहान जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जितेंद्र चौहान, देखता हूँ मैम, आप कंटिन्यू करें, मैं देख रहा हूँ। जी सर। चलिए नेक्स्ट है परिवार की भागीदारी, जहां पर हम जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भागीदारी को भी कंफर्म करते हैं, इंश्योर करते हैं कि परिवार को जो सारी चीजें अप टू डेट मिलती रही, नियमित रूप से उनको जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया मिलती रहे, ताकि उन्हें पता हो कि बच्चे का क्या चल रहा है, और वो उनकी प्लानिंग में जो बच्चे के लिए हम प्लान कर रहे हैं ना उस चीज में इंक्लूड हो सके, और उस चीज को इंश्योर करे। क्योंकि परिवार का ना रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ना हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि दुनिया में कहो या हमारे देश में कहो या हमारे शहर में कहो, हमारे गांव में कहो, कहीं भी कह लो, सबके घर में ना अलग अलग तरह की फैसिलिटीज हैं, ठीक है। आज जो है टैप से अगर हम हैंड वॉश करते हैं, टैप भी बहुत तरह की चली हुई है, कहीं सेंसेस वाली है, कहीं से राइट लेफ्ट करने दाएं बाएं मोड़ने वाली, कहीं से ऊपर उठा के चलेगी, कहीं नीचे प्रेस करके चलेगी, कहीं उसके ऊपर हाथ रखने से चलेगी, कहीं उसके नीचे सिर्फ आप हाथ रखोगे वो अपने आप सेंस कर लेगा कि हाँ स्किन है आसपास, तो वो पानी चला देता है, ठीक है। तो बहुत तरह की है। अच्छा उससे भी पहले उसे और थोड़ा नीचे लेवल पे आ जाते हैं हम, कि अगर बच्चा गांव से है और ऐसे एरिया से है कि उसके घर में टैप ही नहीं है, हो सकता है कि वो टब से मग में पानी लेके हाथ धोता हो, तो परिवार की भागीदारी वहां क्यों जरूरी हो जाती है कि परिवार कैसा है, उसके घर में क्या फैसिलिटी है, किस तरह का पैटर्न या किस तरह की चीजें जो है फॉलो होती हैं, उन चीजों को समझकर उन चीजों में बच्चे को हम ट्रेन करें। हमने तो बच्चे को टैप से हैंड वॉश करना सिखा दिया, लेकिन घर में बच्चे की टैप ही नहीं है, नल नहीं है, मतलब नल से हाथ धोना सिखा दिया आपने, और घर में बच्चे के नल नहीं है। आप जो है लिक्विड वाला वॉश है कि प्रेस किया और लिक्विड निकाला हैंड वॉश, उससे हैंड वॉश किए, घर में बच्चा साबुन से हाथ धो रहा है, या हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया तो मिट्टी से भी धो रहा हो, कहीं पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी ना। और हम जो शहरों में इतना एडवांस हो गए कि पेपर सॉप होता है, हाथ में सॉप लिया थोड़ा सा इतना सा पीस, पेपर भी नहीं बचता, बिना पेपर के भी आ गया अब तो पेपर भी कुछ नहीं बचता, ड्रॉप डाली और साबुन आ गई हाथ में, वो मेल्ट हो गई, कुछ नहीं दिखता। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह हर एक काम के लिए
हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के घर में कैसा एनवायरनमेंट है। अब हमें पता है कि बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती है, हम यहाँ इंग्लिश करवा रहे हैं, उसको हिंदी नहीं बोलनी आ रही है, या फिर घर में कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, उसके घर में बंगाली बोली जाती है, स्कूल में इंग्लिश मीडियम है वो, और यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता है। तो उस बच्चे के लिए हम क्या करें? तो हमें दोनों चीजें फॉलो करनी है कि वो हिंदी फिर भी समझता है, पर वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ रहा, और उसके स्कूल में इंग्लिश चल रही है। हम यहाँ बंगाली नहीं करवा सकते, तो हम उसको हिंदी और इंग्लिश के साथ एसोसिएट करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंग्लिश पे ले आए, ताकि वो इंग्लिश और बंगाली समझ सके। हिंदी नहीं भी सीखेगा तो कोई बात नहीं। तो वो चीजें हैं, ये चीजें हमें परिवार से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके चलना पड़ेगा, परिवार की भागीदारी लेनी पड़ेगी, ताकि हर चीज के बारे में हमें पता हो कि उसके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह की चीजें अवेलेबल है, कैसा रूटीन वो फॉलो करता है घर में, क्या चीजें वो खाता है पीता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो उस बच्चे को डील कर सके। ठीक है। उसके बाद है घर और समुदाय आधारित सहायता। कि घर और समुदाय आधारित सहायता का मतलब क्या है कि बच्चा जो है उच्च समर्थन की आवश्यकता वाला है, उस बच्चे को आप स्कूल में डेली नहीं बुला सकते, आप हो सकता है डेली क्लिनिक विजिट के लिए नहीं बुला सकते। तो कई बार क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको घर जाना पड़ता है उनके। ठीक है। तो इस तरह के बच्चों के लिए घर पर शिक्षण, CBR, डे केयर, आवासीय सेवाएं और समूह घर जो है, ग्रुप होम्स का मतलब कि एक जो ना ग्रुप होम्स, मान लो कि आपने ग्रुप में क्लासेस देना शुरू कर दिया आसपास के एरिया में, इस टाइप से। और डे केयर जहाँ पे दिन में बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, HBE कोई लिख रहा है कमेंट में कुछ। CBR क्या होता है, एक चीज बता देती हूँ। CBR होता है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि समाज में आकर ही बच्चे को पुनर्वासित जो चीजें सर्विसेज है वो दी जाती है। दूसरा इसका अपोजिट होता है IBR। इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्विस रिहेबिलिटेशन होता है। हिंदी में हम इसको कहेंगे, इंस्टीट्यूट का मुझे अगर कोई बताए, संस्थान आधारित होता है कि किसी संस्थान पे उसको बुलाना पड़ता है बच्चे में। इसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो विजिट करेगा, और इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो बच्चे के घर जाके विजिट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो बच्चे के घर और समुदाय आधारित सहायताएं दी जाती है, जैसा उस बच्चे के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होगी, जितना अच्छा हम उसको सर्विस दे सकते हैं वो दी जाती हैं। समर्थन सेवाओं में अलग अलग सेवाएं हैं। हेल्थ केयर हो गई, जिसमें मेडिसिन वगैरह की अगर जरूरत है, कोई थेरेपी की जरूरत है, कोई सहायक उपकरण की जरूरत है, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, या व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक ओवरऑल अगर चीज समझी जाए तो सबसे ज्यादा मेन, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान की बेसिक नीड क्या है, आधारभूत जो उसकी जरूरत है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब इससे ऊपर जब बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारी क्या आती है, बेसिक नीड्स एक और होती है, जिसमें कि हम अपनी नीड, खाना पीना, रहना, नहाना धोना, वो सारी चीजें फुलफिल कर पाए, हम अपने घर को, अपने रूम को अरेंज कर पाए। हम चीजें जो है, एक कमा के लाना प्रायोरिटी नहीं है, अर्निंग आपका फिर भी बाद में आता है। एटलीस्ट आपके पास अगर खाना है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास पानी, नहा लो, खा लो, पी लो, अपने काम पहले खुद कर लो। यानी अपनी दैनिक दिनचर्या जो है ना, उसके लिए पहले आत्मनिर्भर बनना, कमाने के लिए तो बाद में बन जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है शिक्षा भी जो आती है, शिक्षा के भी देखो सबसे पहले बेसिक नीड आ गई कि आपको दैनिक दिनचर्या का जो काम है ना, आपका डेली दिनचर्या की क्रियाएं जो है वो आप अपने आप कर लें। ठीक है। बच्चों को हम उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा अगर लगता है हमें बच्चे को दी जा सकती है तो उतनी शिक्षा हम देते हैं। अगर लगता है कि नहीं, शिक्षा से ज्यादा जो है बच्चे के लिए जरूरी है कि वो कोई काम सीख ले, तो उसे हम कोई काम सिखा देते हैं, जो वो बैठे बैठे चाहे घर से कर रहा है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में जाके कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर ले जिससे कुछ रुपए कमा पाए वो, और अपनी आजीविका कमा सके। जरूरी नहीं है ना हम हर किसी को 10th कराएं, 12th कराएं, BA कराएं, कोई कोर्स करवाएं आगे ना, तो वो चीज जरूरी नहीं है, वो फिर भी बाद में है। बेसिक शिक्षा जो होती है ना, बिल्कुल सामान्य एक आधारभूत जो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, वो उसमें आता है कि आपको हिसाब किताब अगर थोड़ा सा आ जाए तो अच्छी चीज है। ठीक है। आप चीजों को, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें कि क्या लिखा है आपके सामने। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो चीजों के सिंबल समझ ले, आप नाम नहीं पढ़ सकते तो कोशिश करें नाम पढ़ ले, नाम नहीं पढ़ सकते तो कोई जो संकेत होते हैं उनको समझ ले कि क्या चीजें हैं।
तो हम जितना बेस्ट, जितना अच्छा हो सकता है, जितना उस बच्चे को दिया जा सकता है, उतनी फैसिलिटीज हम देते हैं, उतना उसको अचीव करवाते हैं, चीजें सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सरकारी एनजीओ और जो है वो संसाधन क्या देते हैं, सरकारी और नॉन, और इसमें ना एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट नहीं होती वो होती है, और इसमें जीरो फंड वाली भी होती है कुछ, और कुछ जो है इनकम वाली भी होती है, दोनों तरह की है आजकल। तो विशेषज्ञ परिवारों को योजनाओं, दिव्यांग लाभ और सहायक उपकरण प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि उन परिवारों को, जिनके परिवार में इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, कोई सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, और उनका जो है लाभ, जितना लाभ पहुंचा सकते हैं, जितनी उसको हेल्प कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं निगरानी और दस्तावेजीकरण की, मॉनिटरिंग, जो भी चीजें, जैसे हम स्कूल में जाने वाले, वो चाहे इंक्लूसिव स्कूल में जा रहा है कोई बच्चा, कोई सामान्य स्कूल में जा रहा है, कोई स्पेशल स्कूल में जा रहा है, जैसे उन बच्चों की हम मॉनिटरिंग करते हैं ना, निगरानी करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में लगाते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं, उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी प्रगति की निरंतर निगरानी और आवश्यकता जो अनुसार योजना में संशोधन करना भी जरूरी है, कि जैसा आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जो निगरानी करिए, आवश्यकता पड़ती है तो उस चीज में कोई संशोधन अगर करना है, कोई चेंज अगर करना है, तो वो भी करते हैं, ठीक है। नैतिक पहलू अगर देखा जाए तो वो क्या है कि वो व्यक्ति की गरिमा, अधिकार, सहमति और गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। इसमें ये चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं किसी बच्चे के घर जाती हूँ, मुझे पता है कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना नहीं है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है, वो फर्ज क्या बनता है कि मैं उस बच्चे का जो एग्जैक्ट एक लेवल है ना, उस चीज को सोशल नहीं करूं बाहर आके, सोशल इन द सेंस की मैं बाहर आके ये नहीं कहूँ कि अरे उसका दिमाग नहीं है, वो तो इतना ही सीख पाएगा, इतना ही कर पाएगा, माँ बाप को कौन समझाए क्या करें क्या नहीं। ये चीजें हमें नहीं करनी है, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में, चाहे हम स्पेशल एजुकेटर हैं, चाहे हम थेरेपिस्ट हैं, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, या कोई भी किसी भी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में आता है ना, अगर आपको किसी भी स्पेशल बच्चे के बारे में कुछ चीजें पता है, तो आप जो उन चीजों को, नेगेटिविटी को फैलाएं नहीं, किसी को इस तरह से नहीं पता। एक नैतिक पहलू होता है ये चीजों का, कि बच्चे को जो अधिकार है उसको अधिकार मिले, और उसकी जो पहचान है ना उसको हम पॉजिटिव बनाए रखें, ना कि बाहर जाके। अब हमें पता है कि हम किसी को अगर कहेंगे कि इसके बच्चे को, कई बार ना मेरे साथ भी होता है, जब मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं कहती हूँ मैं स्पेशल एजुकेटर या विशेष शिक्षक हूँ, तो बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होता है, हमारे फील्ड से जुड़े हुए जो नहीं है ना, उनको नहीं पता है कि ये क्या होता है। तो उनका जो आंसर आता है ना स्पेशल वर्ड सुन के या विशेष सुन के, उनका ये मतलब आता है कि वो जो गूंगे बहरों को पढ़ाते हैं, जो अंधों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि जो बौद्धिक अक्षम था उनके लिए भी स्कूल होता है। ये बताने के बाद तो उनका आता है जो पागलों को कैसे पढ़ाओगे, तो ये रिएक्शन उनका आता है। तो हमें जो है हर बच्चे के लिए ये भी ध्यान रखना है कि हमें बाहर आके किसी और के सामने उस बच्चे का जो एक लेवल है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उस चीज को हम रिवील नहीं करें बाहर, उसको लेबलाइज नहीं करें, क्योंकि बाहर जब आप आके कहोगे ना तो लोग उसको लेबल करने लगेंगे, वो चीजें हमें नहीं करनी है। उसकी पॉजिटिव चीजें जो है आके बाहर बताएं, आपको इशू नहीं, आप किसी को एग्जांपल दे, बट किसी का नाम लेकर या किसी की चीजें बताना किसी को, क्योंकि जब आप जानते हैं और मैं आकर उस बच्चे का आपको बताऊं तो वो चीजें अनएथिकल हो जाती है, थोड़ी सी अनैतिक हो जाती है, वो चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बताना चाह रही थी, एक होता है ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, होता है कि जो बच्चा बिहेवियर कर रहा है ना उसको उसका विश्लेषण करना, ठीक है। अब एक होता है ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा, ये फुल फॉर्म है इनकी। ये ना एक तरह की बिहेवियर की थेरेपी है, व्यवहार थेरेपी होती है एक तरह से, ठीक है। और ये इसी के अंदर एक मॉडल है, मॉडल कह सकते हैं कि एक संरचना, एक तरह का मेथड है, हम ये कह सकते हैं। अब ना एक चीज है, देखो ये मेनली देते तो काउंसलर्स हैं, ठीक है, जो काउंसलर होते हैं वो ये थेरेपी देते हैं।
लेकिन एक चीज है जो हमारे सबके समझने वाली है, चाहे हम रिसोर्स सेंटर में काम करते हैं, चाहे हम स्कूल में काम करते हैं, चाहे हम किसी क्लिनिक में काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज में क्या डिफरेंस आ जाता है जब एक काउंसलर ये थेरेपी देता है और एक जो हम लोग हैं एजुकेटर्स जो शिक्षक है वो पढ़कर इस थेरेपी को अगर यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ए बताता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है वो चीज जो एक व्यवहार से पहले होती है, ठीक है। बी का मतलब है यहाँ पे व्यवहार, ठीक है। व्यवहार से पहले जो चीज हुई, एक सेकेंड, चले, व्यवहार से पहले जो चीज हुई, यानी मान लो कि एक बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि क्यों चिल्ला रहा है। हमने देखा कि उसने एक टॉय कार मांगी थी, खिलौना कार जो है एक छोटी सी, वो मांगी थी। ये बच्चे का ट्रिगर पॉइंट हो गया कि हमने वो कार नहीं दी उसको, ठीक है। इस कार को नहीं देने की वजह से वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब इसके बाद कॉन्सिक्वेंस जो है सी जो है वो क्या होगा, दो होगा, या तो रोने चिल्लाने पे हमने कार दे दी या फिर हमने जो उसको डांट दिया, ठीक है। तो अब बच्चा जो है अगर कार दे दी तो वो क्या सीख जाएगा कि रोने से चिल्लाने से कार मिल जाएगी, या फिर वो ये सीखेगा कि अगर मैं किसी चीज के लिए रोऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन इस चीज के पीछे एक और चीज थी जो वर्क कर रही थी। अब बच्चा ना तो ये कार देने से अच्छा बिहेव करेगा दोबारा, ना ही आपके डांटने से करेगा। इन सब चीजों के पीछे जो यहाँ पे क्लियरली दिखता नहीं है वो क्या चीज होती है, वो होता है इमोशन। बच्चे की संवेदना, संवेग जो होता है, इमोशन को संवेग कहते हैं, संवेदना नहीं तो सेंसेस हो जाता है, ठीक है। जो संवेग होता है ना कि इमोशन हमारे क्या है, बच्चा कोई चीज के लिए अगर फील कर रहा है कि मुझे वो चीज चाहिए, उसकी नीड फील हो रही है उसको, तो उसको जो इमोशन आ रहा है वो उदास है, खुश है, या गुस्सा है, या वो किसी चीज के लिए सरप्राइज्ड है, कोई हैरान है, कुछ है, क्या चीज है, वो चीजें यहाँ पे इस मॉडल में दिखती नहीं है, लेकिन वो काउंसलर समझ पाता है। अब जब बच्चे को टॉय कार चाहिए तो वो सिर्फ जिद कर रहा है लेने के लिए, या सच में उसका थोड़ी देर खेलने का मन और वापस दे देगा, उस इमोशन को हमें समझना पड़ेगा, तब हम ये थेरेपी कर सकते हैं। सेम जो है ये चीज मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, एजुकेशन में भी ऐसा होता है। जब बच्चे का काम करने का मन है नहीं है, वो लिखने का मन है या नहीं है, पढ़ने का मन है या नहीं है, कोई चीजें याद करने का मन है या नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो अलग अलग सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन है या नहीं है, उन चीजों के पीछे का इमोशन समझे, सिर्फ ये नहीं। क्योंकि जो बच्चा बिहेवियर कर रहा है ना वो तो एक्शन है जो कर रहा है। बिहेवियर क्या होता है, एक तो माइंड का जो एक्शन है वो होता है कि जो उसका ब्रेन जो उससे करवा रहा है, मन का है। एक जो है एक्शन जो विजिबली हमें दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बच्चा जो है चिल्ला रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, या चुप बैठा है उदास, पर वो उसके पीछे इमोशन क्या काम कर रहा है उस चीज को समझेंगे, और उसके बेसिस पे जो बच्चे को अगर हम करेंगे, आगे की थेरेपी देंगे या उस तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, और बच्चे के जो आउटकम है या जो प्रोग्रेस की हम बात करते हैं प्रगति की, तो वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यही तक था आज का हमारा टॉपिक। छोटी सी चीज थी कि हमें जो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, कि जो बाकी बच्चे होते हैं उनके मुकाबले इनको थोड़ी सी ज्यादा समर्थन की आवश्यकता होती है, और शिक्षा से भी ज्यादा इनके लिए जो है दैनिक जो दिनचर्या की कार्यविधि है वो सिखाना, और इनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है, रेदर देन कि हम उन्हें एकेडमिक की चीजें करवाएं। जब तक ये बच्चे का आईक्यू लेवल इफेक्टिव नहीं है तो हम जो है करवा सकते हैं एजुकेशन भी। अगर आईक्यू इफेक्ट है तो हम जो है नॉर्मल चीजों पे ध्यान देते हैं, बाकी चीजों पे रेदर देन की एकेडमिक जो शैक्षणिक कार्य है वो चले, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें थी, बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहा है तो अभी एमसीक्यूज से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं, सभी अपना कमेंट बॉक्स ओपन कर लें, वहां पे अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए भले चीज बता देती हूँ थोड़ा सा, चलिए एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बताती हूँ।
बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर आ रहे हैं। छात्र जिन्हें व्यापक और व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया आंसर है, बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए अब एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे मैं आपको। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपको ये देखना है कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर ठीक होते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि आप इतनी स्पीड से पढ़े कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, और इतनी स्पीड, अच्छा इतनी भी स्पीड से नहीं पढ़े कि आप पढ़ तो गए फटाफट, आपको समझ नहीं आया और आपको दोबारा पढ़ना पड़ गया, ठीक है। इतना धीरे भी नहीं पढ़ना कि टाइम ज्यादा लग जाए, और इतना फास्ट भी नहीं जाना कि चीजें दोबारा पढ़नी पड़ जाए। तो एक एवरेज जो है ना, बीच में आपको रहना है, और कोशिश करनी है कि आप एक ही बार में क्वेश्चन को इस तरह से समझते हुए जल्दी से पढ़ें कि आपका आंसर निकाल पाए आप। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने के बाद भी अगर आपकी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड अगर ज्यादा नहीं है, समझने की स्पीड अगर ज्यादा नहीं है, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो उस चीज पे भी आप काम करते हुए चलें धीरे धीरे। एमसीक्यूज का बेनिफिट यही है। सेकंड क्वेश्चन है, उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले समूहों का प्रबंधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके। बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन आ रहा है कि भागीदारी, संलग्नता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, और यही चीजें जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मुख्य जो गोल है, मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। उच्च समर्थन वाले शिक्षार्थियों के लिए समूह गतिविधियों की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। बहुत ही बढ़िया आंसर आए हैं सभी के, इसमें भी सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत बढ़िया, सब अच्छे आंसर कर रहे हैं। अगर तैयारी हमारी इसी तरह से चलती रही तो हम सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी हमारे ग्रुप से ही जाएगा। चलिए, उच्च समर्थन वाले समूहों में व्यवहार प्रबंधन का ध्यान किस पर होना चाहिए? ध्यान प्रबंधन, सॉरी, व्यवहार प्रबंधन का ध्यान। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा, निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन। देखिए अभी ना हमने रीइंफोर्समेंट शॉर्ट में तो कर लिया था कि क्या होता है। एक दिन जो हम इन चीजों को ना थोड़ा सा डिटेल में भी करेंगे। रीइंफोर्समेंट में जो होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पनिशमेंट होता है। तो क्या क्या इनमें होता है, एग्जाम्पल भी इनके हम पढ़ेंगे। जो कुछ छोटी छोटी टर्म्स है ना हमारी, उन टर्म्स के भी आगे टाइप्स है, डिटेल्स है, वो हम एक क्लास में ना कर लेंगे एक दिन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जटिल विकलांगता वाले छात्रों की संचार आवश्यकताओं का समर्थन मुख्य रूप से कौन करता है? मैं यहाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, रीजन ये है ताकि आप उस क्वेश्चन को पहले समझे। अगर कोई ज्यादा गलत आंसर आए या कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला मुझे लगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे यहाँ पे बी और सी आंसर दोनों आ रहे हैं। अरे बी और सी दो क्यों से दे रहे हो, सी क्यों लिख रहे हो? संचार आवश्यकताएं, संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। देखो ये बेनिफिट होता है जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जब मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। अगर मैं पहले ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपका आंसर सही आएगा। अभी भी कुछ लोग ए दे रहे हैं।
बी भी दे रही है। चलिए रुकिए, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जटिल विकलांगता वाले छात्रों की संचार आवश्यकताओं का समर्थन मुख्य रूप से कौन करता है? संचार यानी कम्युनिकेशन, संचार, बातचीत। बातचीत पे कौन काम करेगा? जो डी दे रहे हैं ना उनको तो बता दो, ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ सुनने पे काम कर रहे हैं, सुनने, जो सुनने की शक्ति है उस पे काम कर रहे हैं। संचार बातचीत से करते हैं, विचारों का आदान प्रदान। अब सही आंसर आए हैं सबके। हाँ जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, बातचीत करना, कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। तो उस चीज के, जो जटिल विकलांगता वाले छात्रों की संचार की आवश्यकताओं पर अगर कोई काम करेगा तो वो वाक भाषा चिकित्सक होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पहले सिर्फ एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए कि ठीक है अब आप आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो। आंसर अगर गलत आएगा, कंफ्यूजन मुझे लगेगा, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उच्च समर्थन वाले शिक्षार्थियों के लिए सहायक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया, चलिए सबका सी आंसर आ रहा है, और सी आंसर ही जो हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है सबने। ऑलमोस्ट जो टाइम भी कम लगा इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विभिन्न क्षमताओं वाले समूह को प्रबंधित करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। देखिए बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और साथ ही एक चीज और बता देती हूँ कि जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं तो हम ग्रुपिज्म को, कि ग्रुप में बांटने को नेगेटिव समझते हैं, कि बच्चों को ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए, सबको समान रूप से पढ़ाना चाहिए। उस ग्रुप में और इस ग्रुप में ना थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना तो वहां पे हम ग्रुपिज्म वो समझते हैं कि जो अच्छे बच्चे उनको एक ग्रुप में और जो कमजोर बच्चे उनको एक ग्रुप में। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना कि छात्रों को उनकी क्षमताओं और समर्थन आवश्यकताओं के आधार पर समूह बंद करना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो है वो ये है कि जो अलग अलग ग्रुप है ना, मान लो कि हमने 4-4 बच्चों के ग्रुप बनाए, उन 4 बच्चों में ना हर तरह की एबिलिटी के बच्चे हम डाल देते हैं ताकि वो एक दूसरे से भी सीखते रहे, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है बच्चों को प्रोजेक्ट उसके लेवल के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। इन बच्चों को इस लेवल का प्रोजेक्ट देते हैं, इनका एक ग्रुप बनाते हैं, वो चीजें, ताकि जो उनका बेस्ट एक लर्निंग है ना, कि जितने अच्छा उन्होंने सीखा वो चीज को हम निकाल सके। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो है देखो, सबको एक जैसा कार्य तो नहीं दे सकते, समावेशी शिक्षा तो ये भी नहीं कहता है, चीजें तो रिलेट करती है ना एक सब जगह पे। फिर जो आता है कि समूह गतिविधियां ना करना, अगर ग्रुप में एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे तो बच्चे ग्रुप में काम करना कैसे सीखेंगे? केवल पूरी कक्षा को पढ़ाना, कि ओवरऑल जो पूरी कक्षा है उसी को पढ़ाते रहो, ग्रुप में कुछ भी मत करवाओ, तो वो भी नेगेटिव है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे ये बचता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, कि ये ग्रुप तो कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ एबिलिटी के आधार पे जो अलग ग्रुप ये नहीं कर रहे कि कमजोर वालों को एक साइड कर दो और अच्छे वालों को एक साइड, वो वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है। दीपक जी कह रहे हैं कि ए भी तो सही है। सर ए सही नहीं है, देखिए समझिए चीजों को, कि विभिन्न क्षमताओं वाले समूह को प्रबंधित करते समय एक ग्रुप है आपके पास जिसमें अलग अलग, मान लो 20 बच्चों की कक्षा है आपके पास, तो हम जो है समायोजन का कॉन्सेप्ट देते हैं,
मॉडिफिकेशन, जो सहायता देना है, सुविधा देना, उन चीजों को कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो इसलिए देते हैं कि सबको एक जैसा कार्य नहीं करना पड़े। तो हमारा जो पेपर भी होता है ना, नॉर्मल आप सीटेट का एग्जांपल ले लो, यूपी टेट का ले लो, एच टेट का ले लो, किसी भी पेपर का, केवीएस एनवीएस, सब में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इजी टू मॉडरेट और फिर जो हाई लेवल के जाते हैं, ठीक है। तो सभी लेवल से कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अब ये सारे मॉडरेट भी तो नहीं देते, सारे इजी भी नहीं देते, सारे हाई लेवल के भी नहीं देते। सेम हम जब टीचर क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए स्कूल में भी पेपर बनाते हैं तो हम सब तरह के क्वेश्चन रखते हैं ताकि सब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो। किसी इंटेलिजेंट बच्चा जो 90% लेता है उसके हिसाब से तो आप पूरा पेपर नहीं बना सकते, ना ही उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो जो कि 50 से 60% लेता है। तो आपको पेपर कैसा बनाना पड़ेगा, आपको तो सब तरह का बनाना पड़ेगा ना। तो आप सभी को एक ही जैसे कार्य नहीं दे सकते, सब बच्चों की क्षमता के अनुसार दोगे, कि जो सब बच्चों की क्षमता आपको पता है, सबका लेवल पता है, उसके अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, करिकुलम होता ना कि सभी को एक ही तरह का पाठ्यक्रम करवाना, वो सही होता कि करिकुलम वही करवाएंगे, लेकिन उनको उस करिकुलम को बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचिंग मेथड से करवाएंगे, वो फिर सही होता कहीं ना कहीं। कि चलो पाठ्यक्रम तो एक ही है ना, कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस दिया वही करवाएंगे, लेकिन बच्चे के जरूरत के अनुसार जो अलग तरह का टीएलएम है, विधि है, कोई शिक्षण विधि वगैरह यूज करेंगे, पर वही काम करवाएंगे, टॉपिक नहीं चेंज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी सहायता सेवा सूक्ष्म मोटर कौशल और दैनिक जीवन कौशल पर ध्यान देती है? चलिए आंसर कीजिए। पढ़ के आंसर दीजिएगा, ए और सी दोनों में चल रहे हैं, कंफ्यूजन क्या बात है। ये मैंने बताया भी था कि सूक्ष्म मोटर स्किल और जो है एक होता है हमारा ग्रोस को बोलेंगे, बड़ा कुछ होता है, बड़े से रिलेटेड होगा। सर माइक म्यूट कीजिए प्लीज, ये कौन है? सर एक बार ध्यान दीजिए प्लीज, ये कौन है? कल भी जो है खराटे मार रहे थे क्लास में और आज फिर से वही हाल है। चलिए कल भी खराटे मार रहे थे। मंजू कौन है? माइक खुला उन्हीं का, मंजू का। मंजू बाकी सब माइक म्यूट कर लीजिए, ये ना हो कि उनके चक्कर में उनको ढूंढते ढूंढते आप नजर में आ जाओ और आपको रिमूव कर दिया जाए। बाकी सब अपना वीडियो और माइक म्यूट बंद कर लीजिए सब कुछ। सर मंजू ही है, ये रिमूव कर दीजिए प्लीज। माना था कि उनके दोस्त हरामी सर। अभय सर, अर्चना मैडम, शब्दों का प्रयोग सही करें, किसी के लिए अगर कुछ हो गया है तो आप शब्दों का प्रयोग न करें, और उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है मैम, करिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन जो है हमारा 8, इसका ए और बी जो आंसर आ रहा है हमारे पास, ए और बी नहीं, सॉरी बी वाले तो गलत है बिल्कुल ही। महेंद्र सिंह जी और अर्चना पाठक जी, आपने बी आंसर दिया, स्पीच थेरेपी, वाक चिकित्सा, स्पीच जो बोलने की देता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ए और सी में फिर भी कंफ्यूजन है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो जो व्यवसायिक चिकित्सा होती है वो वर्क करती है सूक्ष्म मोटर कौशल पर, ठीक है। यानी जो छोटे काम है, बारीकी वाला काम याद रख लो, जो बारीकी वाला काम है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होता है, व्यवसायिक चिकित्सा में होता है। और जो फिजियोथेरेपी होती है ना, शारीरिक चिकित्सा हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़े जो है काम है, जैसे मान लो चलना फिरना, दौड़ना कूदना, जिसमें हमारे जोड़ों का मेन काम रहता है, बड़े जोड़ों का, ठीक है, बड़ी मांसपेशियों का काम होता है इसमें, तो वो फिजियोथेरेपी करता है, ठीक है। तो दैनिक जीवन का जो कौशल है, दैनिक जीवन में चीजें आती, खाना, पानी पीना, प्रेशर एक 8-2 जुड़ जाता सारे हुड़ार करा था, डिस्टर्ब करा चाहता।
चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सूक्ष्म मोटर कौशल और दैनिक जीवन पे कौशल पे ध्यान देने वाली कौन सी हो जाएगी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे प्लीज। सर डिस्टर्ब नहीं करें, जिसका भी माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर ले। हाँ जी, ये फिनिश कर देंगे। 10 तक क्लास नहीं चलेगी, अभी थोड़ी देर ही चलेगी। आज हमने 8:30 के आसपास क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो उसी अकॉर्डिंग 1 आवर करेंगे। 1 आवर होते ही अभी 15 मिनट और बाकी है हमारे, कोई इशू नहीं है, हम क्लास फिनिश करेंगे। ठीक है। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन किसमें सहायक होता है? चलिए बताइए, फास्ट फास्ट आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबने सी आंसर दिया है और सी आंसर इसका करेक्ट है कि कार्यात्मक व्यवहार जो है बच्चे का, उसके मूल्यांकन में चुनौतीपूर्ण व्यवहार के पीछे कारण समझने में हम फोकस करते हैं कि ये जो व्यवहार कर रहा है बच्चा, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तभी उसके ऊपर जो हम इंटरवेंशन का दे पाएंगे, हस्तक्षेप दे पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। परिवारों और थेरेपिस्ट के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश। क्यों जरूरी है बताइए? बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और सबने आंसर भी जो बहुत बढ़िया दिया है कि एक समग्र और निरंतर समर्थन योजना सुनिश्चित करता है ये, इसलिए परिवार और थेरेपिस्ट के बीच में जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 21 नंबरिंग पे मत जाइएगा, 11 आना था, वो 21 से स्टार्ट हो गई है, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन हमारे उतने ही रहेंगे फिर भी। चलिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है बताइए? ऑप्शन कैसे आपको शो होंगे? ओके, आपको ऑप्शन नहीं शो हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब एक में तो हो गया है। छात्र की विशिष्ट सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। देखो इसमें ऑप्शन है ना, एक कोई चूज करके मत लगा देना। शिक्षक के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए नहीं है कि आप अपने शिक्षण को जो है ट्रैक कर सके, ये बच्चे के लिए है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम, 22 पे। सुरक्षित और संरचित सीखने का वातावरण उच्च समर्थन वाले छात्रों की कैसे मदद करता है? बहुत बढ़िया, सबने अच्छा आंसर दिया है, सही आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, गुड। नेक्स्ट है, दृश्य समय सारिणी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दृश्य समय सारिणी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बी ऑप्शन दिया है कि दिनचर्या को समझने में सहायता के लिए दृश्य समय सारिणी क्या होती है, जिसमें जो आपका डेली रूटीन का जो काम है ना, वो विजुअल पिक्चर्स के साथ होता है, जिससे कि आप सिर्फ एक तो लिख देना काम को, उसके साथ साथ उसके पिक्चर दे देना, तो उससे क्या होता है, बच्चा सिर्फ पढ़कर ही नहीं, देख के भी समझ जाता है कि मुझे ये काम जो है करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24, उच्च समर्थन वाले छात्रों को स्वयं सहायता कौशल सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? चलिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे भी मुझे लगता है यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है, फिर भी देखते हैं। चलिए, अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है, हालांकि मुझे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन की उम्मीद थी। चलिए
सबने बी आंसर दिया है, बहुत करेक्ट आंसर है कि प्रत्यक्ष जो है सामने से संकेत देना, हेल्प देना और मॉडलिंग करके दिखाना, वो जो है सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है उच्च समर्थन वाले छात्रों को स्वयं सहायता कौशल सिखाने का, कि सेल्फ हेल्पिंग चीजें जो है वो सिखाने का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, सहपाठी समर्थन कार्यक्रम उच्च समर्थन वाले शिक्षार्थियों की कैसे सहायता करते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए सबने, वेरी गुड। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सहभागिता और समावेशन बढ़ाने से जो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, उच्च समर्थन वाले छात्रों को विकल्प देने से क्या लाभ होता है? सी सही है। सर माइक म्यूट कर लीजिए, सी सही है तो। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्वायत्तता और संलग्नता बढ़ाने से है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपने कार्य खुद कर लेना, एक तरह से कि अपने जो चीजें हैं डिसीजन मेकिंग, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद निम्न में से कौन एक सहायक संचार उपकरण है? चलिए, संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। हम 10 से 21 पर, प्रवीण जी आपको अब पता लगा है कि हम 10 से 21 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर चेंज है, क्वेश्चन 30 ही है हमारे। क्वेश्चन नंबर जो 40 तक चलेंगे, फिर इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एएसी उपकरण, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एएसी उपकरण जो है वो हमारा सहायक संचार उपकरण है, जो कम्युनिकेशन है उसको हेल्प करता है एएसी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सीखने की गतिविधियों के दौरान ब्रेक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डैश, किस लिए इम्पोर्टेंट है ब्रेक, बताइए। बहुत बढ़िया आंसर है सबके, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गुड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, सी ही होगा। बाकी लोग स्पीकर ऑफ रखें अपना, बंद करो। बाकी लोग कौन है स्पीकर ऑफ बंद करिए रखें। इसका माइक। बी मैडम बी। सर माइक म्यूट रखिए, कमेंट में लिखिए। एक ही चीज को बार बार क्यों बताना पड़ा भाई? स्पीकर ऑफ रखिए अपना, माइक चलो ऑफ रखिए। व्यवहार हस्तक्षेप योजना किसके बाद विकसित की जाती है? कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी सहायता सेवा बच्चों के सकल मोटर कौशल को बेहतर बनाती है? देखिए सकल आ गया, सकल इसको बोलते हैं ग्रोथ, जो मैंने बताया था ना, कूदना, चलना फिरना, जो है जिसमें बड़ी मांसपेशियों का काम होता है। वेरी गुड, आप सबका अच्छा आंसर आया है, वेरी गुड। सूक्ष्म जो बारीकी का काम है, और सकल जिसमें कि बड़ी मांसपेशियों का काम है, वो हो गया। ठीक है, अपोजिट। और सकल में करता है फिजियोथेरेपी, और सूक्ष्म में काम करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, तो हमारा सकल मोटर कौशल बेहतर बनाने को पूछा है, तो फिजियोथेरेपी जो है करेगी इसमें काम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बहुसंवेदी सीखने से उच्च समर्थन वाले छात्रों को लाभ क्यों होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन जो है आ रहा है, कई प्रकार के इनपुट के माध्यम से सीखने को मजबूत बनाता है, कि अलग अलग तरह के जो इनपुट आ गए कि हमने देख के भी सीख लिया, सुनकर भी सीख लिया, और जो काम है वो करके भी सीख लिया। तो अलग अलग तरीके से सीखने से जो लर्निंग है वो बच्चे की मजबूत हो जाती है, इसलिए बहुसंवेदी जो सीखना है, लर्निंग है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है और उससे बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, कार्य विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके ऑलमोस्ट बाकी चीजों से रिलेटेड होके भी आ ही रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में है, पर कहीं ना कहीं ये भी उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो उच्च समर्थन वाले, इसलिए चल रहा है यहाँ पे भी। कौशल को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है सबने। बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सकारात्मक व्यवहार समर्थन किस पर जोर देता है? देखना ये नहीं थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है ये, व्यवहार थेरेपी, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, पीबीएस इसको बोलते हैं। तो ये किस पे जोर देता है? मैम इससे पहला वाला क्वेश्चन जरा एक बार दिखा दीजिए। जी एक मिनट मैम, एक बार ये पूरा कर ले फिर बताती हूँ, ठीक है? जी बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है। देखिए पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, सकारात्मक व्यवहार समर्थन क्या होता है कि हम जो पॉजिटिव अच्छा बिहेवियर है ना उसको समर्थन करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं, और जो इसमें नेगेटिव बिहेवियर होता है ना, जो नकारात्मक व्यवहार होता है, उसको किसी सकारात्मक व्यवहार से अल्टरनेट कर देते हैं, विकल्प रिप्लेस कर दिया, कि इसको हटा के इसकी जगह कोई और व्यवहार हमने फिक्स कर दिया, ठीक है? और वो व्यवहार जो सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं। चलिए एक बार जो मैम ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए कार्य विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कार्य विश्लेषण क्या होता है? एक कार्य को छोटे छोटे स्टेप में बांट लेना सिखाने के लिए। तो कौशल को छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन इसको, ताकि जो है टीचिंग जो है उसको बेहतर किया जा सके, ठीक है? जो शिक्षण है, शिक्षण विधि है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो बच्चे की लर्निंग है वो अच्छे से हो सके। अब देखो कार्य को कठिन बनाने के लिए तो नहीं कर रहे, निर्देश को हटाने के लिए भी नहीं कर रहे, ये कहते हैं शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, टीचर का मूल्यांकन करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं कि एक जो काम, एक जो टास्क है उसको हमने टुकड़ों में बांट लिया, ताकि एक एक स्टेप करके बच्चे को आराम से इजीली हम सिखा सकें और बच्चा अच्छे से उस चीज को सीख सके और कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये होता है कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सेंसरी ब्रेक विशेष रूप से किस प्रकार के छात्रों के लिए सहायक है, बताइए? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, बी बी बी, सब जगह बी झलक रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयों वाले वो बच्चे जो अपना सेंसरी जो इनपुट आता है ना, एक हमें एक अपनी बॉडी को, उस इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पाते अच्छे से, उन बच्चों के लिए सेंसरी ब्रेक जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सेंसरी ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जब पढ़ता है तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए एक गैप दे दिया, और ऐसे जो सेंसरी रूम्स बने होते हैं आजकल, और ये सेंसरी रूम्स है ना आजकल एयरपोर्ट पे भी बनने लग गए हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो लोग चीजों से बोर नहीं हो। वेटिंग एक टास्क हो जाता है बहुत बड़ा, और जो एयरपोर्ट होता है वहां तो बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे पहले तो हमें पहुंचना होता है। तो उस टाइम के लिए बच्चों के लिए सेंसरी ब्रेक जो है, सेंसरी रूम डेवलप किए जा रहे हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे। इसमें क्या होता है, बच्चों के खेलने से रिलेटेड उनके कलरफुल चीजें, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीजें जिसको वो टच कर सकते हैं। उनके टेक्सचर भी अलग अलग तरह के होते हैं, साइज होता है उनका, सॉफ्ट, हार्ड, अलग अलग तरह की चीजें बहुत सारी हैं उसमें। तो बच्चा उनको एक्सप्लोर करता रहता है, जिससे कि वो कुछ कुछ नई नई चीजें, यानी जो उसका प्रोसेसिंग है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसलिए वो उसे सेंसरी ब्रेक कहा जाता है, कि जो बच्चे की नीड है ना, कि कभी वो कुछ सुनना चाह रहा है, कभी कुछ देखना चाह रहा है, कभी कुछ खाना चाह रहा है, कुछ ना कुछ जो बच्चे का मन करता रहता है, क्योंकि वो क्रेविंग होती रहती है कि कुछ करना है। बच्चे का जो माइंड होता है वो फ्री नहीं बैठना चाहता। तो उस सेटअप में क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है
ऐसे रूम में जो ब्रेक दे दिया जाता है बच्चों को 5-10 मिनट, जिससे कि वो जो उसके माइंड में जो चीजें आ रही है, जो उसकी बॉडी से डिमांड कर रही है, उसको फुलफिल हो जाती है और बच्चा रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 40 क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन और होंगे हमारे। बहुविषयक टीम के साथ सहयोग सुनिश्चित करता है। तो जो बहुविषयक टीम है उसके साथ सहयोग सुनिश्चित कौन करता है या क्यों करते हैं, बताइए। व्यापक एवं समन्वित समर्थन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक वाला आना था। बहुविषयक टीम के साथ डैश सहयोग सुनिश्चित करता है, सॉरी, बहुविषयक टीम के साथ सहयोग डैश, हाँ यहाँ पे डैश आना था, सॉरी। ठीक है, बहुविषयक टीम के साथ सहयोग जो करना है डैश सुनिश्चित करता है, तो क्या सुनिश्चित करता है, व्यापक एवं समन्वित समर्थन जो है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अनुकूली उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही बढ़िया आंसर है, वेरी गुड, बी ऑप्शन जो करेक्ट है, वेरी गुड। छात्रों को कार्य स्वतंत्र रूप से करने में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सोशल स्टोरीज छात्रों की मदद कैसे करती है। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। वास्तविक स्थितियों में अपेक्षित व्यवहार सिखाने के लिए या सिखाने द्वारा, क्योंकि जो सोशल स्टोरीज होती है ना, वो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, कैसा एक समाज में हमें बिहेव करना चाहिए, उन चीजों से रिलेटेड, एक एक टॉपिक पे, एक एक चीज पे, एक एक व्यवहार से रिलेटेड स्टोरीज होती है, जिनसे बच्चे को हम करवा के सिखाते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है 38 नंबर क्वेश्चन। गंभीर बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने आंसर किया है, बी आंसर है कि सरल और दोहराए गए और सुसंगत निर्देश जो है हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। एक संक्रमण योजना उच्च समर्थन वाले छात्रों की कैसे मदद करती है, यानी जो स्थानांतरण करते हैं ना, वो कैसे मदद करती है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। विशेष शिक्षा में परामर्शदाता की भूमिका में क्या शामिल है। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन प्रदान करना, ये एक परामर्शदाता जो होता है, काउंसलर जो होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक कवर होता है, आज के हमारे एमसीक्यूज कवर होते हैं। अब बारी आती है किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए हम 5 मिनट और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को यहीं पे आज के लिए स्टॉप करेंगे। ठीक है, एक आज की क्लास में मैंने नोटिस की है, मैडम कल की पीपीटी आज की पीपीटी भेज देना कल। जी 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 सर, सॉरी वो कल मैं भेज नहीं पाई हूँ जी, मैं जानती हूँ, मैं नहीं भेज पाई थी कल, थोड़ा सा बिजी थी, आज दोनों भेज दूंगी अभी। ठीक है, आज की क्लास में मैंने एक चीज नोटिस की है, 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कि विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर भी उनका करेक्ट आ रहा है, तो उनकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि वो 5 से 6 लोग जो है उनका तो हैंड टू हैंड क्वेश्चन आते ही जो आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी आंसर सबके सही आ रहे हैं मोस्ट ऑफ, कोई बाय चांस ही क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग है या ध्यान नहीं किया तो गलत हो रहा है, अदरवाइज सही आ रहे हैं चीजें। बहुत अच्छा स्कोर भी सबका है, पर जो चीजें हैं क्वेश्चन रीड कर रहे हो आप, उसकी रीडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए,
क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर हम करने बैठते हैं तो रीडिंग जो है हमारा, कई बार पेपर लेंथी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, तो पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। तो स्पीड ऐसी बनाइए कि दोबारा भी ना पढ़ना पड़े बार बार उसको समझने के लिए, और इतना स्लो भी ना पढ़े कि पेपर ना पूरा कर पाए। ठीक है, अपनी स्पीड को थोड़ा एवरेज पे लेके आइए। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट हो? मैडम 60, हाँ जी मैडम 60 फार्म की पीपीटी, मैडम 60 फार्म की पीपीटी, 60 फार्म जो था, 60 फार्म की पीपीटी मैडम ये। एब्रीविएशन वाली मैम जो बता रहे हैं ना, एब्रीविएशन की पीपीटी आप बता रही थी ना, वो शेयर कर दीजिएगा। हेलो मैडम, 60 फार्म की पीपीटी, 60 फार्म जो था उसकी पीपीटी फुल फॉर्म जो होता है मैं उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं शायद शॉर्ट फॉर्म सर, शॉर्ट फॉर्म मैंने हाँ। वीडियो सेंड की थी, अगर देख ली हो किसी ने। फुल फॉर्म हाँ जी, फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म ही मैडम, सॉरी मैडम, फुल फॉर्म। अबे सर नमस्ते, कहाँ है? सर राम राम। अबे सर ऐसा है ना कि कल से हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम। जी, मैम अभी जुड़ी हुई है, आप जो है कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था। चलिए, मैं बता रही थी कि जो फुल फॉर्म्स है उसका हमने लिंक शेयर किया था, मैंने एक वीडियो, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें 100 एमसीक्यूज जो फुल फॉर्म है, सॉरी फुल फॉर्म करवाई गई है, 100 फुल फॉर्म है। ठीक है, पीडीएफ नहीं है मैंने उसका मेरे पास। कर दिया मैंने, कर दिया, वीडियो ऑलरेडी सेंड कर दिया है हाँ जी, ग्रुप में। और पीपीटी जो है कल वाली और आज वाली मैं अभी शेयर कर देती हूँ, वो थोड़ी देर में ही आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके, बाय। गुड नाइट मैम। अबे सर